அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको नमस्कार. आज का कार्यक्रम गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आपका हार्दिक स्वागत है. आज का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास. हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी विशेषताएं, इसके बारे में आज हम विचार करने वाले हैं. एक एक करके विचार करने वाले हैं. हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल पुराना है. इसे अनेक आचार्यों ने पढ़ा है, अध्ययन किया है और इसका काल विभाजन भी किया है. हर एक का काल विभाजन भिन्न है, फिर भी उसमें एक प्रकार का साम्य है. डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि महानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है. इनमें से डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वही मान्य है और हम लोग उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं. तो उनके आधार पर 1050 से लेकर 105 to 1375 तक 1375 तक आदिकाल माना गया है. इसका इसका विभाग काल विभाजन 4 प्रकार से किया गया है. आदिकाल या वीर गाथा काल, उसके बाद भक्ति काल नंबर 2, नंबर 3 है रिद्धि काल, नंबर 4 है 4 है आधुनिक काल, जो अब तक चालू है. आज हम आधुनिक काल के बारे में विचार करेंगे, साथ ही उस समय की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम विचार करेंगे. सबको ये मालूम है कि साहित्य समाज का दर्पण है. साहित्य समाज का दर्पण है. दर्पण माने आईना, मिरर, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है. मिरर के सामने जो कुछ दिखाएंगे वो वैसे के वैसे वहाँ पर प्रतिबिंबित होगा. अगर कोई काली चीज़ दिखाने पर वहाँ पर वही काली चीज़ दिखाई पड़ेगी, लाल होने पर लाल दिखाई पड़ेगी, पीला होने पर पीला दिखाई पड़ेगी. इसलिए वो मिरर का, आईने का जो स्वभाव है, जो कुछ सामने आता है उसको वैसे के वैसे प्रतिबिंबित करना. इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है. मतलब क्या है, समाज को दिखाने वाला, समाज को प्रतिबिंबित करने वाला एक आईना है साहित्य. सो साहित्य का मतलब यह है सह प्लस हित्य साहित्य. हमने उसके पहले भी विचारा है. सह प्लस हित्य साहित्य यानी साथ रहकर हमारी हित करने वाला, भलाई करने वाला, साथ रहकर हमारी भलाई करने वाला जो है वही साहित्य है. हित के साथ रहने वाला साहित्य है. यहाँ पर काल विभाजन के पीछे हमें इतिहास की ओर जाना पड़ता है. भारत के उत्तर भारत का इतिहास जो है उसके साथ हमें जाना पड़ता है.
क्योंकि उस समय क्या है, आदिकाल का समय क्या है, 1050 1050 है ना। तो उस समय भारत का इतिहास क्या कहता है, उस समय भारत की हालत कैसी थी, भारत पर कौन शासन करते थे, कौन शासन करते थे। इतिहास बताता है उस समय उत्तर भारत में, वो गिनती है ना, उत्तर भारत में छोटे छोटे रियासत थे, किंगडम्स थे, छोटे छोटे रियासत थे, किंगडम्स। उन छोटे छोटे रियासतों का अलग अलग राजा होते थे, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते थे। कुछ द्वेष के कारण लड़ता था, कुछ धन संपत्ति के कारण लड़ता था, कुछ लड़की के कारण भी लड़ता था, कुछ ईर्ष्या के कारण भी लड़ता था, कुछ राज्य लिप्सा के कारण भी लड़ता था, क्योंकि मेरे राज्य की सीमा बहुत कम है, उसको बढ़ाना है, तो जो पास वाला है उस राज्य को हमारे राज्य के साथ मिला लेनी चाहिए। तो मिलाने पर हमारे राज्य की सीमा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लड़ेंगे और लड़ करके उस राज्य को हमारे राज्य में मिला लेंगे। इस प्रकार भी राजा लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, वो लड़ाई का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, क्या अच्छाई होती है? नहीं, तो क्या होता है, नाश होता है, लाश होता है। लड़ाई कहीं भी हो, अब देखिए उक्रेन में है, रूस में चल रहा है, क्या ये अच्छाई की वजह से है? नहीं, बुराई की वजह से, आपसी ईर्ष्या के कारण ईच अदर जेलसी करती है, एक यो वहाँ गया, वो को यहाँ आया, मेरे पास साथ में था, वो वहाँ क्यों जाके मिलने वाला है, नेटो देशों के साथ वो मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, वो मेरा गुलाम था, ऐसा रूस सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, मैं कब तक गुलाम रहूं, मैं कब तक गुलाम रहूं, स्लेव रहूं, मैं आज़ाद रहना चाहता हूं, इसलिए मुझे बल चाहिए, ताकत चाहिए, इसलिए मैं नेटो देशों के साथ मिलने वाला हूँ। ऐसी इच्छा से वो रहता है। ये क्या चाहता है, कल तक मेरे साथ था, मेरा गुलाम था, मेरे साथ मिला हुआ था, आज अलग होके वहाँ पर जाके मिलने वाला है, तो कल शायद ये मुझ पर आक्रमण करना की संभावना है। इस विचार से रूस क्या कर रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है। इसी प्रकार उस जमाने में भी था, यही परिस्थिति उस जमाने में थी, इसलिए लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लड़ाई का अंत क्या होता, सैकड़ों लोग मारे जाते, हजारों लोग मारे जाते। अब देखो उक्रेन का खत्म हो गया पूरा, लाखों लोग मारे जाते हैं। अच्छा, उनके मरने के बाद दोबारा लड़ना है ना, काम वही है, लड़ना ही काम है ना। लड़ने के लिए कौन चाहिए, वीर चाहिए। तो क्या बोलेंगे, किसको बुलाएंगे लड़ने के लिए, जनता को बुलाएंगे, पीपल को बुलाएंगे, और मेरे हर घर में एक आर्मी को भेजो हमारे साथ लड़ने के लिए। तो इस प्रकार लड़ने को भेजने वाला, जो लड़ने के लिए जाता है वो क्या कहलाता है, वीर कहलाता है। इसलिए समाज में क्या था, वीर का सम्मान था, रेस्पेक्ट था, सब लोग क्या करते थे, वीर को चाहते थे। तो कवि कौन है, वो समाज में रहने वाला एक प्राणी है। उसका काम क्या है, लोगों की क्या चाह है, लोग जिसको पसंद करते हैं उसको देना ही कवि का काम है। क्योंकि कवि हमेशा गरीब रहता है, जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती, जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती। तो यहाँ पर कविगण जो हैं सब गरीब होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, किसी अमीर के पास
किसी राजा के पास, किसी धनवान के पास जाना है और उसकी स्तुति करना है, फ्लैटरी करनी है, और कुछ देगा तो ला करके उनको घर में ले करके उनको खाना पड़ता है। तो इसलिए घर संभालने के लिए कवि को लोगों का आश्रय लेना पड़ता है, समाज का आश्रय लेना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, समाज जिसको चाहता है उसी को देना कवि का कर्तव्य है। तो वो ज़माना कैसा था, वीरों का ज़माना था, लड़ाई का ज़माना, जवान इस कालम लड़ाई का ज़माना था। इसलिए वे सब वीरों की प्रशंसा करते थे, वीरों का सम्मान करते थे, वीर को ही चाहते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था जो वीरता दिखाता है उसी को लड़की भी देते थे। शादी करने के लिए अगर लड़की चाहे तो तुम ये करके दिखाओ, ये काम करके दिखाओ, वीरता दिखाओ, तभी तुमको लड़की देंगे। ऐसा भी वहाँ पर समय था। तो इस समय वहाँ किसका बोलबाला था, प्रचार था, वीरता का ही बोलबाला था। इसलिए कवि का काम क्या था, वीरता के बारे में लिखना। तो वीर रस प्रधान रचनाएं, अपने काव्यों में वीर रस प्रधान रचनाएं करना ही उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था, उनका काम था। क्योंकि अगर दूसरा लिखेंगे तो कोई पैसा नहीं देगा, तो जो लोग जो चाहते हैं उसको देना ही उनका कर्तव्य हो गया था। इसीलिए कविगण आचार थे, मजबूर थे, वे लोग वीरता की प्रशंसा करते हुए काव्य रचना करने लगे। इसीलिए उस काल का नाम पड़ा वीर गाथा काल, यानी वीरों के बारे में गाया जाने वाला काल। इसलिए उस काल का नाम पड़ा वीर गाथा काल। तो यहाँ पर क्या होता है, हिंदी साहित्य इतिहास जब 4 भागों में बांटा गया, डिवाइड किया गया, तो पहला है वीर गाथा काल। मतलब ये भी आदि है। आदि मतलब, आदि माने शुरू है। शुरू में इसके बारे में ही कविगणों ने काल विभाजन किया था। इसलिए वो शुरू होने की वजह से उसका नाम पड़ा आदिकाल। और वीरता के बारे में लिखा गया था, इसलिए उस काल का नाम पड़ा वीर गाथा काल। अभी हमने क्या किया, इस काल की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बारे में हमने समझ लिया। क्योंकि इतिहास जैसा है वैसा ही साहित्य है, समाज जैसा है वैसा ही साहित्य है, लोग जैसे हैं वैसे ही साहित्य है, राजा जैसे हैं वैसे ही प्रजा है। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। राजा लड़ता है तो प्रजा भी लड़ेगी ही, कोई चारा नहीं, देयर इज नो एनी अदर वे, कोई चारा नहीं। इसलिए राजा भी लड़ता था और प्रजा भी लड़ती थी। तो राजा का साथ देना प्रजा का कर्तव्य था, और प्रजा का साथ देना कवि का कर्तव्य था। इसलिए कविगण क्या करते थे, वीरता के बारे में अपनी रचनाएं किया करते थे। इस प्रकार वीरगाथा काल का आरंभ हुआ कब, 1050 में। 1050 में वीरगाथा काल का प्रारंभ हुआ। हिंदी का ये पहला काल है, और हिंदी साहित्य का ये भी आदि काल है। इसलिए इसका नाम पड़ा आदिकाल या वीरगाथा काल। अच्छा, अभी हम जाएंगे इस काल में, वीरगाथा काल में कई कविगण थे, लेकिन जो लोगों में पॉपुलर होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, उनकी कृतियाँ ही प्रशंसा पाती हैं। इस दृष्टि से उस जमाने के एक महान काव्य हुआ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का, यानी हिंदी साहित्य का आदि पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। इसके कवि हैं चंद बरदाई। इस पृथ्वीराज रासो काव्य में
उस समय दिल्ली के अंतिम सम्राट, दिल्ली के अंतिम लास्ट एम्परर, अंतिम सम्राट, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में उस काव्य में बताया गया है। इसलिए उस काव्य का नाम पड़ा पृथ्वीराज रासो। अच्छा, रासो का मतलब क्या है? रासो का मतलब है वीर, वीर से संबंधित। इसलिए उसके बाद पृथ्वीराज रासो काव्य के बाद जितने भी कविगण आए थे वे भी रासो रासो करके लिखने लगे। जैसे कुमार रासो, परमाल रासो, विष्णुदेव रासो, इस प्रकार रासो सीरीज का उदय हुआ। लेकिन कविगण अलग अलग थे, लेकिन रासो को देखा देखी सब लोग रासो नाम करके वहाँ पर कविताएं करने लगे। जैसे कि अब देखा हो तमिल फिल्म में कोई फिल्म चिन्ना तभी एक फिल्म का नाम है, तो वो जो बहुत बड़ा लोकप्रिय हुआ, वो शाइन किया उस फिल्म ने, तो सभी लोग क्या कर ले, चिन्ना तभी, चिन्ना वादियार, चिन्ना पुण्य, चिन्ना मापला, चिन्ना मुद्दु, ऐसा वो नामकरण करने। क्यों करने लगे? वो नाम पॉपुलर हो गया, लोकप्रिय हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पृथ्वीराज रासो बहुत पॉपुलर हो गया, लोकप्रिय हो गया। इसलिए सब कवि अपनी रचना के साथ में वो रासो शब्द को जोड़ने लगे। कुमान रासो, परमाल रासो, विष्णुदेव रासो, इस प्रकार रासो सीरीज का उदय हुआ। सबके सब क्या है, उस समय के राजाओं की वीरता के बारे में लिखा गया है। ये पृथ्वीराज रासो और ये कवि चंद्रप्रदायी है, दोनों का जन्मदिन एक है, सेम है। दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन में हुई थी। वो अलग कहानी है, वो कैसे हुआ उसके बारे में अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट है, लास्ट एम्परर, उसकी जीवनी उसमें बताई गई है पृथ्वीराज रासो में। यह 1500 सर्गों से ज़्यादा अधिक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इतना बड़ा महाकाव्य है उस जमाने में नहीं लिखा गया था, उसने पूरा नहीं किया। चंद्रप्रदायी ने उस महाकाव्य को पूरा नहीं किया, क्योंकि बीच में ही वो मर गया। मुझसे किसी ने नहीं मारा उसको, वो अपने आप आत्महत्या कर लिया। दोनों ने, किसने, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदायी, दोनों आपस में एक दूसरे को काट कर मर गए थे। चौहान ने इसको काटा चंद्रप्रदायी को, चंद्रप्रदायी ने उसको काटा। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो वीर रस पदार्थ रचनाएं लिखी गई थी उस जमाने में हिंदी का, अभी जैसे अब कहते हैं ना, कड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, ऐसा कहते हैं ना। उस समय हिंदी का विकास नहीं हुआ था, हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ था। उत्तर भारत में पहले संस्कृत की प्रधानता थी, उसके बाद में अपभ्रंश की प्रधानता रही, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई, और अपभ्रंश और हिंदी दोनों का मिश्रित रूप ये उसमें है। किसमें है? पृथ्वीराज रासो में है। क्योंकि हर काल का, 4 काल है ना, हर काल की जो भाषा जो है वो अलग अलग थी, उसमें फर्क था। भक्ति काल में अवधी भाषा और ब्रजभाषा, रीति काल में ब्रजभाषा, आधुनिक काल में खड़ी बोली भी है, ब्रजभाषा भी है और अवधी भाषा भी है। लेकिन उस जमाने में सिर्फ एक ही भाषा थी एक काल के लिए। उस प्रकार इस काल में अपभ्रंश मिश्रित हिंदी
अपभ्रंश संस्कृत के बाद आई एक भाषा है, वो अब नहीं है, उसमें बड़ा साहित्य है। अपभ्रंश में बड़ा साहित्य है, लेकिन वो भाषा जो है उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जिस प्रकार हिंदी लोकप्रिय हुई, इसलिए वो वैसे की वैसे वो चली गई है। जैसे कि संस्कृत है आजकल, लेकिन संस्कृत को बोलने वाला कौन है? कौन संस्कृत बोलता है? कोई नहीं। हिंदी बोलते हैं लेकिन संस्कृत बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो भाषा है क्योंकि मंदिरों में अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए, यज्ञ आदि के लिए संस्कृत का प्रयोग होता है, लेकिन बोलने वाले नहीं हैं। अगर होंगे तो गिने गिने होंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन हिंदी बोलते हैं। उसी प्रकार अपभ्रंश भी उस समय बहुत प्रचलित भाषा थी, लेकिन वो भाषा नहीं पनपी, विकास नहीं हुआ। लेकिन ये जो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विश्वदेव रासो, ये भाषा, ये जो है ना, ये काव्य सब अपभ्रंश मिश्रित हिंदी में ही लिखे गए थे। मैंने पहले ही कहा था, चंद्रबरदाई ने वो काव्य जो है ना पृथ्वीराज रासो, इसको पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि बीच में ही वो मर गया था। इसलिए बाकी जो था उसे उसके बेटे ने, उसका नाम है जलहन, उस जलहन ने उसको पूरा किया और लोगों को सौंपा था। तो इस प्रकार वो हिंदी का पहला महाकाव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो बहुत लोकप्रिय बन गया है। इस प्रकार उस जमाने में, यानी आदिकाल में वीर रस बताया रचना, जिससे उसका काल भी वीर रस का काल बताया गया। इस प्रकार हर काल के लिए एक अलग रस है, अलग भाषा है। तो उसके बारे में बाद में मैं ये बड़ा आंकड़ा और लिस्ट बना के आपको दूंगा, तो उसके आधार पर आप पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ मैं आज का ये वर्ग कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ और आदिकाल या वीरगत काल का पूरा हिस्सा, पूरा इतिहास, पूरा विवरण मैंने आपको दे दिया है। और अगले एपिसोड में दूसरा काल क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल की पृष्ठभूमि, भक्ति काल की विशेषताएँ और उसके साहित्य, उसके कविगण, उसकी भाषा आदि के बारे में हम अलग रूप से विचार करेंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ अगले कार्यक्रम में। और एक दूसरा क्या है, भक्ति काल के बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका आर सुंदरराज त्रिपुर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।